हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का संविधान तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ अब लगता है कि हम लोग को ज्योग्राफी भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्योग्राफी का महत्व अभी बहुत बढ़ गया है। अगर मान लीजिए कि संविधान से अगर एग्ज़ाम में 100 नंबर के प्रश्न पत्रों में संविधान से 14-15 मार्क्स पूछा जाता है, तो ज्योग्राफी से लगभग 20-22 से ऊपर ही जाता है। तो इसलिए लगता है कि हमें ज्योग्राफी को अब पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों हम आप लोगों के लिए एक ज्योग्राफी का क्लास शुरुआत कर रहे हैं और इसी के साथ हम लोग निरंतर ज्योग्राफी को आगे देखते चलेंगे। तो ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी को आज समझते हैं। ज्योग्राफी का अगर बात किया जाए तो ज्योग्राफी दो भाग में पढ़ा जाता है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा जाता है और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी। तो समझिए, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी। सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में तो इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए कि पूरे ज्योग्राफी में अगर 20 प्रश्न पूछा है तो ये आप मान के चलिए कि 15 प्रश्न जो है इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाएगा और 5 प्रश्न जो रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग पहले अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जो ज्योग्राफी शुरू करते हैं और आज जो हम लोगों का रहेगा ज्योग्राफी का पहला इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। अब हम लोग जो ज्योग्राफी में पढ़ना है क्या, भारत की ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। भारत का अगर भूगोल की बात किया जाए तो हम क्यों पढ़ें। सबसे पहला सवाल यही होता है कि हम पढ़ें ही क्यों। सोचिए भाई, सोचिए मेरे दोस्तों कि अगर आप जिस देश में रहते हैं, जहाँ पे आपका जन्मभूमि है, आप उसे क्यों ना पढ़ें। जहाँ पे आपका मदरलैंड है तो मदरलैंड को पढ़ना जानना, अगर आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो भी ज़रूरी है। आप अगर बिजनेस करते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए अपने मदरलैंड के बारे में, या फिर आप एक भारत का नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जन्म आपका यहाँ हुआ है, आप यहाँ का मिट्टी से पले हैं, बड़े हैं। ये आपकी क्या है, दो माँ होती हैं। एक माँ होती है जो जन्म देती है और दूसरा माँ होती है धरती माँ होती है। और उस धरती माँ में हम जो भारत माँ है वहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, इसीलिए इसे भारत माता कहा जाता है। कोई भी दोस्तों अगर अपना भारत देश की बात करें तो जब कोई विदेशी यात्री जब घूमने आता है भारत, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे जब वो उतरता है तो वहाँ से एक बुक खरीदता है और उसमें ये उसे पता होता है कि भारत में कौन कौन सा जगह है। तो उस बुक में लिखा रहता है कि कौन कौन सा जगह है और वो ट्रैवल करते वक्त में उसे पढ़ता है और उसके बाद देखता है कि भारत का धर्म स्थल कौन कौन सा है, वहाँ घूमता है। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है उसको वो देखता है। भारत में कौन कौन सा मंदिर फेमस कौन कौन सा है उसे देखता है। जब वह अंत में घूमता है तो वो बड़ा अंत में जब घूम के वो अपने देश वापस लौटता है तो उसे एक बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि एक देश में इतने सारे लोग कैसे रह रहे हैं, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन फिर भी सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इसीलिए अनेकता में एकता हमारा भारत सबसे अच्छा दर्शाता है। और बहुत हैरान है विदेशी ये देखकर कि ऐसा जगह जहाँ पे दक्षिण भारत चला जाइए बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट चला जाइएगा तो बिल्कुल ही बदल जाता है रहन सहन का तरीका। अगर आप उत्तर भारत जाते हैं वहाँ पे भी तरीका चेंज होता है। अगर इस हिस्सा में आते हैं तो वहाँ भी तरीका। यहाँ पर महाराष्ट्र में गणपति का सबसे बड़ा आयोजन, पश्चिम बंगाल जाइए दुर्गा पूजा, दक्षिण भारत में एक से एक पर्व मनाया जाता है, जैसे जल्लीकट्टू, जैसे बहुत सारा जो धर्मों का संगम हमारे देश में मिला हुआ है। और अगर पहाड़ की बात करें तो नीलगिरी पर्वत,
पश्चिमी पठार, पूर्वी पठार, यानी कि विंध्याचल, हिमालय। तो उच्च नीच में भी कहीं पर हमारा भारत बहुत उच्च है और कहीं पर हमारे भारत में बहुत निचता भूमि है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति के दृष्टिकोण से देखिए हमारे भारत में ही कितने मौसम बदल जाते हैं। यहाँ पर गर्मी का सिचुएशन होता है दक्षिण भारत में, तो उत्तर भारत में ठंडा का सिचुएशन होता है। तो वाकई में हमारा भारत बहुत ही महान है। और ये भी कहते हैं कि कई ऐसे देश थे जिनका हस्ती ही मिट गया, लेकिन अपना भारत का आज तक हस्ती बना हुआ है। जैसे कई देशों का नाम आपने सुना होगा, सिकंदर का जो देश था बेबीलोन, उनका हस्ती मिट गया, लेकिन आज तक भारत का हस्ती बना हुआ है और उम्मीद है कि बना ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि हमारी हस्ती ही कुछ ऐसी है कि हम मिटते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत जो है उसकी हम कल्पना जितना करें उतना कम है। एक ऐसा देश जिसके बारे में पूरा वर्ल्ड कहता है कि नहीं, वर्ल्ड में कोई एक ऐसा देश है भारत। आज हमारा भारत का भी खासियत देखिए कि हमारा विस्तारवादी सोच नहीं है, हम शांति प्रिय देश हैं। न हम किसी दूसरे की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और न हम अपनी ज़मीन को देना चाहते हैं। लेकिन कई ऐसे मुल्क हैं जिनका विस्तारवादी का सोच रखता है, लेकिन अपना भारत कोई विस्तारवादी का सोच नहीं रखता है। अगर हम ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से भारत को देखें तो इसका अध्ययन करना काफ़ी ही रोचक होता है। अगर हम आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का, वो इंट्रोडक्शन क्लास होगा। तो आइए समझते हैं कि हम इसमें अध्ययन कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर भारत की बात किया जाए तो इसमें 28 राज्य सम्मिलित हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम समझते हैं कि इन राज्यों का नाम कैसे पड़ा। क्या ऐसे ही नाम रख दिया गया कि नाम रखने के पीछे राज्यों के वजह है? तो हम सबसे पहले राज्यों के नाम को समझते हैं और उसके बाद फिर और आगे देखेंगे कि हमारा भारत का विस्तार कहाँ है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि अगर हमारा भारत के राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर को देखिए, इस जगह पे जम्मू कश्मीर है। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का नाम क्यों जम्मू कश्मीर पड़ा? यहाँ का एक राजा था राजा जम्बू, यहाँ का एक राजा था राजा जम्बू, और कश्मीर का मतलब होता है कछुओं का झील। तो दोनों का संगम से जो नाम पड़ा है जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर समझिए कि हमारे भारत में एक जगह है गुजरात। तो क्या समझिएगा, जहाँ पे रात गुजर गया है, नहीं, वैसा जगह जहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि एक जनजाति रहता था गुज्जर, और उसी के नाम की वजह से गुजरात पड़ा। एक जनजाति रहता था कौन? गुज्जर, और गुज्जर के नाम से ही गुजरात राज्य का नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों, गुजरात के ऊपर में यहाँ पर देखिएगा राजस्थान। तो राजस्थान का नाम राजस्थान क्यों पड़ा? आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान राजाओं महाराजाओं का प्रदेश है। राजस्थान राजपूताना का प्रदेश है, जहाँ पे राजा महाराजा का रहना हो और जहाँ पे राजपूतों की संख्या हो, उस जगह की वजह से इसका नाम पड़ा राजस्थान। इसी के ऊपर दोस्तों यहाँ पर एक जगह और पड़ता है पंजाब। पंजाब का नाम पता ही होगा आप लोगों को। आब का मतलब होता है पानी और पंज का मतलब होता है 5। तो इन्हीं दोनों का शब्द का मिलन से पंजाब बना, और जहाँ पे 5 नदियों का जल हो उसी को पंजाब कहते हैं। पंजाब के ही नीचे चलिए दोस्तों हरियाणा। पंजाब के दक्षिण में ही हरियाणा है। अगर हरियाणा का बात किया जाए तो कैसे इसका नाम हरियाणा पड़ा? कभी न कभी वहाँ पे हरि आए थे, तो हरि का आना ही हरियाणा होता है। तो आपको पता होगा महाभारत का युद्ध को भी देखिए, हरियाणा में ही लड़ा गया था। तो हरि का आना ही
हरियाणा कहलाता है, इसीलिए इसका नाम हरियाणा पड़ा। अब अगर मान लीजिए कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर एक महाराष्ट्र, इस जगह पोजीशन पे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का नाम महाराष्ट्र क्यों पड़ा? जो राष्ट्र महान हो इसीलिए इसका नाम महाराष्ट्र पड़ा। और शिवाजी का वंशज की वजह से भी महाराष्ट्र नाम पढ़ने का कहीं कहीं पे उल्लेख मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र वर्ड में ही पकड़िए, ऐसा राष्ट्र जो महान हो, इसीलिए इसका नाम महाराष्ट्र पड़ा। और अगर दोस्तों समझिए कि यहाँ पर मध्य प्रदेश बीच की स्थिति में है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश क्यों पड़ा? ये जो दोस्तों है मिडिल प्रोवेंसी इसे कहा जाता था। अंग्रेज पहले इसको मिडिल प्रोवेंसी कहा जाता था, क्योंकि अंग्रेज ने इसका नाम मिडिल प्रोवेंसी रखा था। बाद में धीरे धीरे इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ गया। और ये पहले जो अंग्रेजों के समय में मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे अब तो छोटा हो गया है। तो अंग्रेजों के द्वारा पहले इसे मिडिल प्रोवेंसी कहा जाता था, इसीलिए इसका नाम मध्य प्रदेश हो गया। ऊपर में ही चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा अपना इधर आते हैं। अपना यहाँ पे बिहार की सिचुएशन है, यहाँ पर बिहार की सिचुएशन है, तो बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा कि यहाँ पे बौद्ध लोग का जो रहने का जगह रहता था उसे बिहार कहा जाता था, और उसी बिहार की वजह से इसका नाम बिहार हुआ। बाद में बिहार से धीरे धीरे बिहार बन गया। ठीक है दोस्तों, तो बिहार का मतलब ही होता है वैसा जगह जहाँ पे बौद्ध लोग रहते थे, तो बौद्धों का वजह से ही बिहार का नाम पड़ा। और आपको पता है कि हमारा राज्य जो बिहार है वो दो धर्मों का जन्म स्तंभ है, यानी कि जैन धर्म की उत्पत्ति यहीं से होता है, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भी यहीं से होता है, इसीलिए इसका नाम बिहार पड़ा। और आगे समझते हैं दोस्तों कि बंगाल का नाम बंगाल क्यों पड़ा, पश्चिम बंगाल का नाम बंगाल क्यों पड़ा। समझिए, एक होता है बोंग, संस्कृत वर्ड होता है बोंग, बोंग से ही बना बंगला, और फिर बंगला से बना बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का नाम इसलिए बंगाल पड़ गया। ठीक है दोस्तों, बोंग हुआ, फिर बंगला बना, और फिर बंगाल पड़ गया। अगर आप पश्चिम बंगाल का इतिहास देखें तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों एक ही राज्य था, लेकिन 90 से जब विभाजन हुआ तो पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बना, और फिर 1971 में पाकिस्तान से छीनकर बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना। ठीक है दोस्तों, ये तो बंगाल की बात हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करें उड़ीसा, उड़ीसा का नाम क्यों पड़ा? तो वहाँ पे ओड्रा जनजाति पाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा में ओड्रा जनजाति पाए जाते थे, और उस जनजाति की वजह से वहाँ का लोगों, वहाँ उस राज्य का नाम उड़ीसा का उड़ीसा पड़ा, ओड्रा से बना उड़ीसा। अगर हम बात करें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का नाम क्यों पड़ा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश इसलिए पड़ा क्योंकि ये उत्तर में स्थिति है। अगर भारत का अगर स्थिति देखें तो उत्तर साइड इधर पड़ता है, दक्षिण ये है, तो उत्तर में होने के कारण इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। अच्छा, उत्तर प्रदेश से कई कट के बना है उत्तराखंड, तो ऐसा खंड का मतलब होता है जगह, और उत्तरा का मतलब उत्तरा में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों उत्तराखंड की स्थिति बनता है, यूटी लिख देते हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कट के बना, हालांकि उत्तराखंड का पहले जो नाम था वो क्या था, उत्तरांचल था। अगर हम बात करें यहीं पे हिमाचल प्रदेश, यहीं पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश की स्थिति है, तो हिमाचल प्रदेश का स्थिति कैसे नाम पड़ा होगा? सोचिए, हिम का मतलब होता है बर्फ़, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिम का मतलब होता है बर्फ़, और आंचल का मतलब होता है ओढ़ाना। तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश बर्फ़ से ओढ़ाया हुआ स्टेट है, यानी कि एक ऐसा प्रदेश है जो बर्फ़ से ओढ़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें दोस्तों अपना बिहार के ही बगल में जाएं, झारखंड,
झार का मतलब होता है दोस्तों जंगल, और खंड का मतलब क्या होता है? भूमि। यानी कि ऐसा जगह जो जंगल की भूमि हो उसे हम झारखंड कहते हैं। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऐसा प्रदेश जो झाड़ियों का प्रदेश हो उसे हम झारखंड कहते हैं। और थोड़ा सा अगर हम बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र यहाँ पर हो गया था, गुजरात हो गया। अगर हम इसके नीचे बात करें तो एक यहाँ पे गोवा है। तो गोवा का नाम गोवा क्यों पड़ा? गोवा में ही अगर देखिएगा तो छुपा होता है गौ। गौ का मतलब होता है गाय। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग गाय रखते होंगे, गाय का ज़्यादा मान्यता देते होंगे, इसीलिए इसका नाम गोवा पड़ा। लेकिन ये भी अनुमान मान कर चलिए कि गोवा जो होता है एक पुर्तगाली वर्ड दिया है। ऐसा माना जाता है कि गोवा जो शब्द को है वो पुर्तगालियों ने दिया था, तो इसलिए भी इसका नाम गोवा पड़ा था। एक यहीं पे राज्य बनता है दोस्तों, इसी से सटा हुआ वो राज्य बनता है कर्नाटक। ठीक है दोस्तों। अब कर्नाटक का नाम कर्नाटक क्यों पड़ा? तो यहीं पर देखिएगा कि पश्चिमी घाट होता है, यहीं पर पश्चिमी घाट होता है। अगर हम भारत की स्थिति देखें तो जम्मू कश्मीर उत्तर में है, ठीक है, और हिमालय यहाँ पर, तो ये पश्चिमी घाट जो होता है यहाँ पर है, और इस जगह की स्थिति को बोलते हैं पूर्वी घाट। तो यहीं पर कर्नाटक है। तो आप समझ सकते हैं कर्नाटक का अर्थ होता है गगनचुंबी। कर्नाटक का अर्थ होता है गगनचुंबी, यानी कि ये ऐसा प्रदेश है जहाँ पे गगनचुंबी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अधिक पठार पाए जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट में है, तो इसीलिए गगनचुंबी की वजह से इसका नाम कर्नाटक पड़ा। अगर हम बात करें कर्नाटक के नीचे तो कौन सा प्रदेश पड़ेगा? केरल, केरल पड़ेगा। तो अगर हम कर्नाटक के नीचे केरल की बात करें तो केरल में देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है समझिए, इस पोजीशन को बोला जाता है अरब सागर। अरब सागर है यहाँ पे। अब अरब सागर यहाँ है और यहाँ हिंद महासागर है। यहाँ पर कौन महासागर है? हिंद। और यहाँ बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों। तो केरल का मतलब होता है केरलम, समझिएगा, केरल का मतलब होता है केरलम। केरलम उस जगह को कहते हैं, ये संस्कृत वर्ड से ही लिया गया है। केरलम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे जल का मिलन स्थल हो और भूमि का मिलन स्थल हो। तो आप अगर केरल को देखिएगा तो जल और स्थल का मिलन स्थल है, उसी को केरलम कहा जाता है, और यही केरलम से वर्ड बना केरल। तो यहाँ पर जो पोजीशन है दोस्तों केरल का है। केरल की बात करें तो यहाँ से अगर जुड़ जाता है तो ये तमिलनाडु हो जाता है। ये जो पोजीशन है भारत का तमिलनाडु है। ठीक है दोस्तों। तो ये भी मान सकते हैं कि जिस जगह पे तमिल बोला जाता है उसे हम तमिलनाडु कहते हैं। लेकिन दोस्तों तमिल का अर्थ क्या होता है संस्कृत भाषा में? तमिल का अर्थ होता है मीठा शरबत। ठीक है दोस्तों। तमिल का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में मीठा शरबत, और नाडु का मतलब होता है स्थल। तो मीठे शरबत का स्थल को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु। लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि जहाँ पे तमिल बोला जाता है उसे भी तमिलनाडु कहते हैं। अगर इसी के ऊपर जरा सा जाए दोस्तों तो ये आंध्र प्रदेश का लोकेशन बनता है। आंध्र प्रदेश का लोकेशन बनता है तो इसका मतलब क्या है कि आंध्र प्रदेश का, आंध्र का मतलब होता है दोस्तों दक्षिण। आंध्र का मतलब होता है दक्षिण, इसीलिए अब प्रदेश का मतलब तो आप समझ सकते हैं कि जगह, यानी कि दक्षिण का प्रदेश, इसीलिए इसका नाम पड़ा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र जो होता है वो संस्कृत वर्ड से भी ये जुड़ा हुआ रहता है। अब आंध्र का मतलब होता है दक्षिण, और इसी से बना है आंध्र प्रदेश। और अगर चीज़ों को समझिए तो यहाँ पर जो पोजीशन है दोस्तों तेलंगाना का है। तेलंगाना का पोजीशन यहाँ पर है। तो तेलंगाना का तेलंगाना नाम क्यों पड़ा? जहाँ पे शिव के 3 लिंग हो,
जहाँ पर शिव के 3 लिंग हो उसे हम तेलंगाना कहते हैं। तो इसे हम तेलंगाना इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर शिव के 3 लिंग है। अगर हम बात करें दोस्तों, यहीं से एक राज्य पड़ जाता है जुड़ता हुआ, छत्तीसगढ़ की पोजीशन हो जाती है। इसी से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ की पोजीशन पड़ जाती है। तो छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा? तो जहाँ पर 36 किला हो उसे हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ इसलिए नाम पड़ा कि वो छत्तीसगढ़ में किले बहुत हैं, जहाँ पे 36 किला हो उसे हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों असम की स्थिति है। तो असम का नाम असम क्यों पड़ा? वहाँ एक जनजाति रहता था अहोम, और यही अहोम जनजाति बाद में असम के नाम से पुकारा जाने लगा। तो ठीक है दोस्तों, अहोम जनजाति की वजह से असम का नाम पड़ा। ठीक है, आगे समझिए। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश, इस पोजीशन को कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो जहाँ पर सूर्य का सबसे पहला उदय किरण हो, तो अरुण जो होता है सूर्य को भी कहा जाता है, सूर्य को अरुण भी कहा जाता है। तो जहाँ पर सूर्य का पहला किरण आए उसे हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, यानी कि ऐसा प्रदेश जहाँ पे सूर्य का किरण सबसे पहली बार आए। नागा जनजाति की वजह से नागालैंड का नाम नागालैंड पड़ा, यानी कि यहाँ एक जनजाति रहता था नागा लोग, इस वजह से इसका नाम नागालैंड पड़ा। मणिपुर मणियों का देश है, इसीलिए इसका नाम मणिपुर पड़ा। और अगर बात करें दोस्तों, यहीं पर एक है मेघालय, यहीं पर एक राज्य है मेघालय। तो मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। वैसा प्रदेश जो बादलों से घिरा हुआ हो उसे हम मेघालय कहते हैं। तो आपको पता होगा कि मौसमी राम चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होता है, इसलिए इसका नाम मेघालय पड़ा। ठीक है दोस्तों, मिजोरम का नाम इसलिए मिजोरम पड़ा कि यहाँ पर एक मिजो जनजाति रहती है, इसलिए इसका नाम मिजोरम पड़ा। और आगे समझते हैं दोस्तों, यहाँ तक तो लगभग सभी राज्य हो गया है। एक दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों पड़ा? दिल्ली का नाम दिल्ली इसलिए पड़ा कि एक मौर्य राजा थे दिल्लो, और उसी की नाम की वजह से दिल्ली नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों, अगर हम भारत के बात किया जाए तो जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है इनमें, तो अगर हमने कुछ नामों को देखा और कुछ छूट भी गया होगा, लेकिन जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आप देखिएगा कि जो हमारे राष्ट्रगान है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला जो 2 पंक्ति है उसे हटाइए। ठीक है दोस्तों, पहला 2 पंक्ति को हटाइए। जैसे ना जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता, और उसके बाद पढ़िए पंजाब, यानी कि पंजाब की बात करता है। देखिए ना कितना सुंदर से हमारे राष्ट्रगान में संजोया है पंजाब। पंजाब के बाद क्या है? पंजाब के बाद सिंध है, यानी कि ये वाला सिंध जो है क्या है? पाकिस्तान में चला गया। और पहले जो सिंध होता था वो बहुत बड़ा होता था। तो पंजाब, सिंध, गुजरात की बात यहाँ पर करता है दोस्तों, गुजरात, यानी कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़ का मतलब पूरा दक्षिण भारत, उत्कल। अच्छा, उत्कल किसे कहा जाता था? उत्कल जो है ओड्री भाषा की हमने बात किया था, और उससे पहले उत्कल भी कहा जाता था, यानी कि उड़ीसा का पहले जो नाम होता था उत्कल होता था। तो उत्कल। ठीक है दोस्तों, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य हिमाचल का बात कर रहा है, यानी विंध्य का बात कर रहा है, हिमाचल का बात कर रहा है। और हिमाचल में आप ये भी समझ लीजिए कि जितने भी पहाड़ पर्वत है हिमाचल उसकी बात कर रहा है। विंध्य हिमाचल, यमुना गंगा की बात कर रही है। देखिए ना हमारा राष्ट्रगान में कितना अच्छा से पूरे भारत के बारे में ही तो बताया गया है, अगर समझिए। लेकिन राष्ट्रगान पे थोड़ा सा विवाद भी उत्पन्न हुआ है। दरअसल अगर राष्ट्रगान की बात किया जाए तो सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और उसी समय आए हुए थे, दिल्ली दरबार लगा था, उसी समय आए हुए थे जॉर्ज पंचम
आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, जॉर्ज पंचम। अब 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान गाया गया पहली बार भारत में। तो ऐसा कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रगान गाया है या लिखा है, तो वो जॉर्ज पंचम के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि जॉर्ज पंचम भारत आए थे और उनके सम्मान में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये गान को लिखा है। तो आखिर विवाद कैसे उत्पन्न होता है? कहता है कि आप जब जन गण पढ़िएगा तो शुरू में एक वर्ड होता है जन गण मन अधिनायक जय है। अधिनायक वर्ड किसके लिए है? और उसके बाद और नीचे जाइएगा तो भारत भाग्य विधाता, यानी कि यहाँ पर भाग्य विधाता कौन है? तो ये बहुत बड़ा एक डिबेट का भी बात बन जाता है कि क्या आखिर वाकई में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो जन गण मन है वो किन्हीं और के लिए लिखा है या कि भारत के लिए ही है? तो ये एक विवाद उत्पन्न होता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ये पूरी तरह से भारतीयों के लिए ही लिखा गया था, ये किसी अंग्रेज के लिए नहीं लिखा गया था। वो इसलिए कि जब राष्ट्रगान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया, ठीक है, उस समय ये नहीं सबको पता था कि बाद में ये राष्ट्रगान बनेगा। और उसके बाद आपको पता होगा 1913 में उनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है दोस्तों, फिर इनको उपाधि भी दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिला। तो ऐसा लोग मानते हैं कि अंग्रेज़ों का बात ये मानते थे, यानी कि अंग्रेज़ों के ये चाटुकार थे और उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। और बाद में कुछ बंगाल में ऐसी पत्रिका थी जो रविन्द्रनाथ टैगोर के खिलाफ में लिख दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो ये गाना गाया है वो जॉर्ज पंचम के लिए ही गाया था, नहीं तो इसमें अधिनायक है कौन है? कौन कह रहा है कि जन गण मन अधिनायक है? वर्ड को पकड़िएगा अगर राष्ट्रगान को, तो जन गण मन अधिनायक है, तो ये अधिनायक है। और जो उसके नीचे जो वर्ड है भारत भाग्य विधाता, ये इसमें आखिर किसे कहा जा रहा है? क्या ये जॉर्ज पंचम के लिए ये शब्द है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रगान है वो 5 पद में गाया गया है, और जो हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रगान वो पहला ही पद पढ़ते हैं। ठीक है, अगर इसका पूरा पद को पढ़ें तो 5 पद में है। अगर आप पूरा 5 पद को पढ़िएगा तो इसमें जो है भारत भाग्य विधाता का अर्थ होता है ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि भाग्य विधाता जो भारत के हैं वो ईश्वर हैं, ना कि कोई अंग्रेज। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी पुष्टि भी 1937 में किया कि नहीं, हमने जो भाग्य विधाता का बात किया है वो ईश्वर के लिए किया है, ना कि किसी अंग्रेज अधिकारी के लिए और ना कि कोई अंग्रेज शासक के लिए। तो इस बात पे बहुत ही विवाद उठता है, क्योंकि कुछ अखबार उस समय छाप दिए थे। तो यही जन गण मन का थोड़ा सा दोस्तों बात था जो आपके बीच में शेयर किए। अब अगर हम भारत के बारे में पढ़ेंगे तो हम ज्योग्राफी में स्टार्ट करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार।